नमस्कार दोस्तों, मैं ढाका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी YouTube चैनल एडवांस क्लासेस 2.0 पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक और पोस्ट की जॉब प्रोफाइल देखने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं जल्दी से कि कौन सी जॉब प्रोफाइल है आप लोगों के लिए आज। ठीक है ना? तो देखिए, तो दोस्तों आज की जो पोस्ट है हमारी वो है आपकी स्टेनोग्राफर की, स्टेनोग्राफर ग्रेड डी, जो कि लगते हैं आप सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज में, CSS में, यानी DOPT में। ठीक है ना? अब इसका एक अलग कैडर होता है। जो हम ASO होते हैं ना, उनका जो कैडर होता है वो तो CSS कैडर कहलाता है, सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज। लेकिन जो स्टेनोग्राफर लगते हैं उनका एक अलग कैडर है हमारे DOPT में, यानी CSS में, उसको बोलते हैं CSSS कैडर, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट स्टेनोग्राफर सर्विसेज, CSSS कैडर। ठीक है ना? तो आज इसी पोस्ट के बारे में हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं। पूरा एकदम 360 डिग्री हम इसका एनालिसिस कर देंगे कि यह किस तरह की पोस्ट है। ठीक है ना? हिडन पर्क्स, रियलिटी ग्रोथ, सारी चीजें हम देख लेंगे। अब मैं इस वाली जॉब की प्रोफाइल क्यों डिस्कस कर रहा हूं आज? देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है, अगर नहीं पता है तो फिर भी बता देता हूं कि अभी हाल ही में ऑप्शन फॉर्म भरा था स्टेनोग्राफर 2024 एग्जाम का। ठीक है ना? स्टेनो 2024 एग्जाम का ऑप्शन फॉर्म भर दिया गया था अभी, यानी पोस्ट प्रेफरेंस। तो उसका अभी फाइनल रिजल्ट भी आने वाला है, नेक्स्ट वीक आपको देखने को मिल सकता है। तो उसमें इस वाली पोस्ट की काफी सारी पोस्टें थी, लगभग 400-500 के आसपास पोस्टें थी, ये वाली स्टेनो ग्रेड डी इन DOPT। तो इन बच्चों को पूरी नॉलेज हो जाए यहाँ पर आने से पहले कि हाँ, ये किस तरह की वर्क प्रोफाइल है, कैसे काम होता है CSS में, क्या क्या उसके फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, कैसा एनवायरमेंट है अंदर। तो वो सारी चीजें हम कर लें, हमें पहले से ही पता हो, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि उन बच्चों को पूरा फायदा हो जाए। ठीक है? देख लेते हैं हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि फाइनल सिलेक्शन के बाद क्या प्रोसेस होती है, क्योंकि लगभग 2 महीने आपकी ज्वाइनिंग में लगेंगे। तो उस ज्वाइनिंग के दौरान क्या क्या प्रोसेस होगी वो हम देख लेंगे। ठीक है ना? उसके बाद वर्क प्रोफाइल की काम कैसा होता है स्टेनोग्राफर इन CSS में। काफी शांति भरी जॉब है स्टेनोग्राफर की, खास करके CSS के अंदर। बाकी जो दिल्ली में और डिपार्टमेंट है उनमें थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन CSS में एकदम चिल लाइफ चलती है। ठीक है? उसके बाद हम प्रमोशन देखेंगे कि प्रमोशन किस तरीके से होते हैं आपके। अच्छे खासे प्रमोशन देखने को मिलते हैं हमारे CSS में प्लस CSSS में भी। और फिर सैलरी देखेंगे, सैलरी एक्सिटी की है, चूंकि दिल्ली जो है अब आपका एक्सिटी है, तो एक्सिटी में आपको कितनी सैलरी मिलेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा मोटिवेशन तो यही होता है, थोड़ा सवाल भी यही होता है कि हमें पहुंचकर हमें सैलरी कितनी मिलेगी। तो वो भी हम देख लेंगे। मैं आपको पे स्लिप भी दिखा दूंगा एक, ताकि आपको नॉलेज हो जाए हाँ हमारी पे स्लिप कैसी दिखेगी। उसके बाद हम पोस्टिंग ट्रांसफर देख लेंगे कि आपकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ हो सकती है और ट्रांसफर होंगे या नहीं होंगे, वो भी हम देखेंगे। उसके बाद ट्रेनिंग पीरियड, ट्रेनिंग भी अच्छी खासी होती है। आपने सुना होगा कि ASO में तो भारत दर्शन होता है, स्टेनोग्राफर की ट्रेनिंग में भी भारत दर्शन होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंजेस है। वो क्या चेंजेस है वो भी मैं बता दूंगा। और बाकी जो छोटे मोटे अदर पर्क्स बचेंगे वो सारे हम लास्ट वाली स्लाइड में देख लेंगे। तो देख सकते हैं आपकी सारे ही पॉइंट्स मैंने ले लिए, जो भी एक कैंडिडेट के दिमाग में आ सकता है कि हाँ हमारे जो भी डाउट आ सकता है, सैलरी का, वर्क प्रोफाइल का, जो भी डाउट, वो सारे मैंने ले लिए एज एन एस्पिरेंट, मैंने खुद को रखते हुए। ठीक है? तो इसके बाद भी अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल ही देंगे, उसका जवाब तो मैं आपको देता ही देता हूं। तो आपको समझ में आ गया हो कि हम कैसे प्रोसीड करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो फिर दोस्तों शुरू करते हैं हम जल्दी से पहले पॉइंट से। ठीक है? चलो, तो सबसे पहला पॉइंट है आपका प्रोसेस आफ्टर फाइनल सिलेक्शन, कि आपके फाइनल सिलेक्शन के बाद क्या प्रोसेस होने वाला है। प्रोसेस आफ्टर फाइनल सिलेक्शन, देखिए जैसे कि आपका फाइनल रिजल्ट आई जाएगा नेक्स्ट वीक में, 10 जुलाई के आसपास आई जाएगा। तो उसके बाद आपको ये डिपार्टमेंट मिल ही जाएगा। और इसमें देखेंगे, देखिए ये डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन, यानी एक ही मिनिस्ट्री का नाम लिखा हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी पोस्टिंग इसी मिनिस्ट्री में होगी, नहीं। ये जो है मिनिस्ट्री वो कैडर मैनेज करती है सारी मिनिस्ट्रियों का। लगभग 60 से 70 मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, उन सभी का कैडर मैनेज करती है, इसलिए इसका नाम लिखा हुआ है। आपकी पोस्टिंग सिर्फ इसी में नहीं होगी, आपकी पोस्टिंग बहुत सारी किसी भी मिनिस्ट्री में हो सकती है, जैसे कल्चर हो गया और आपका होम हो गया, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, बतेरी मिनिस्ट्री है, उन सभी में पोस्टिंग हो सकती है। तो देख सकते हैं आपकी काफी सारी पोस्ट है, आपकी लगभग 443 पोस्ट है इस बार। तो काफी ज्यादा हेल्प होगी आपको इस वीडियो के थ्रू कि क्या क्या चीजें आपकी होंगी, इसलिए मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है। अब आता है ये पॉइंट कि प्रोसेस आफ्टर फाइनल सिलेक्शन आपका क्या होगा। मान लिया आपका फाइनल सिलेक्शन में आपका नाम आ गया और आपको ये वाली पोस्ट मिल गई, तो अब सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्योंकि SSC ने तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया ही नहीं, आपको पता ही है।
अब तो यूजर डिपार्टमेंट डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहे हैं। तो सबसे पहले आपके पास एक कॉल लेटर आएगा, आपके ईमेल पे ही आएगा, और जो भी सारी आपकी इंफॉर्मेशन का लेन देन होगा डिपार्टमेंट और आपके बीच, वो सारा ईमेल के थ्रू ही होगा। ऑफलाइन आपको कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आपके सबसे पहले ईमेल पर एक लेटर आएगा कि हाँ भाई, और उसके साथ आपकी पीडीएफ अटैच होगी कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस तारीख को रखा गया है। तो सबसे पहले आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना होगा डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने के लिए सीएस डिवीजन में। ये डिवीजन है, ये हमारी डिवीजन है, डीओपीटी की एक डिवीजन है, यही आपका सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ज्वाइनिंग प्रोसेस सारी यही कराती है, ठीक है ना। मिनिस्ट्री एलोकेशन भी यही करेगी। तो सबसे पहले आपको यहीं पे जाना होगा अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के। अब दिल्ली में आप कहीं भी उतरे, आपको खान मार्केट मेट्रो स्टेशन जाना होगा। जैसे ही आप खान मार्केट मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलेंगे, बाहर निकलते ही आपको लोकनायक भवन मिलेगा। लोकनायक भवन हमारा ये, इस लोकनायक भवन में ही ये सीएस डिवीजन है। आपको वो सारी चीजें बाद में पता पड़ जाएंगी, मैं तो अभी स्टार्टिंग में बस ऐसे ही बता रहा हूँ कि ताकि आपको थोड़ा सा पहले ही नॉलेज रहे। लोकनायक भवन में आपका ये सीएस डिवीजन में, यहाँ आपको जाना होगा अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए। लगभग आपका एक वीक तो चलेगा ही चलेगा। 443 बच्चे हैं, तो एक वीक तो आपका आराम से चलेगा ही। 5 दिन होते हैं एक वीक में वैसे भी। तो उसके बाद अगर आप फिर आपका ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके कुछ समय बाद, लगभग 15 दिन बाद, आप मान सकते हैं 15 से 20 दिन के बाद आपकी मेल पर आ जाएगी क्या, मिनिस्ट्री एलोकेशन की लिस्ट। अब यहां पर एक चीज है, आपसे प्रेफरेंस नहीं मांगी जाएगी, प्रेफरेंस नहीं मांगी जाएगी। एएसओ में तो क्या होता है कि आपसे पहले प्रेफरेंस मांगते हैं, आपके पोर्टल पे आपको प्रेफरेंस भरनी होती है कि हम इस मिनिस्ट्री में काम करने के इच्छुक हैं। लेकिन स्टेनोग्राफर में ऐसा नहीं होता, और एमटीएस में भी ऐसा नहीं होता। दोनों में आपसे कोई प्रेफरेंस नहीं मांगते, वो आपको रैंडमली एलोकेट कर देंगे, वो अपने हिसाब से एलोकेट कर देंगे। और कोई भी मिनिस्ट्री मिले, सब एक जैसी है, किसी में कोई फर्क नहीं है। बहुत से कहते हैं इसमें हाई वर्कलोड है, इसमें लो वर्कलोड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मान के चलिए आपको किसी छोटी मिनिस्ट्री अगर आपको मिल भी गई, और छोटी मिनिस्ट्री का ऐसा सेक्शन मिल गया जहां पर काम ही बहुत ज्यादा है, तो आप क्या कर लेंगे। और बड़ी मिनिस्ट्री में आपको ऐसा सेक्शन मिल गया जहां पर काम ही नहीं है, तो वहां भी काम नहीं है। तो उससे फर्क नहीं पड़ता बड़ी मिनिस्ट्री है छोटी मिनिस्ट्री है, फर्क पड़ता है सेक्शन से कि सेक्शन कैसा है। और हमारा डीओपीटी इतनी बड़ी मिनिस्ट्री है, लेकिन उसमें भी कुछ सेक्शन ऐसे हैं, मैं तो नाम भी नहीं सुने, वहां पर बहुत कम काम है, यानी आप जाइए बैठिए और घर आ जाइए, ऐसा हाल है। और कुछ ऐसे सेक्शन में जहां पर इतना भयंकर काम है, जैसे हमारा कैश सेक्शन ही बहुत ज्यादा काम है। एडमिन में भी आपका एआईएस सेक्शन, ईओ डिवीजन, यहाँ पे बहुत ज्यादा काम है, ठीक है ना। तो आपसे कोई मिनिस्ट्री की प्रेफरेंस मांगेंगे नहीं। जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा, उसके कुछ समय बाद ही आपकी लिस्ट आपकी आ जाएगी, मेल पर ही आ जाएगी, या फिर जो डीओपीटी की साइट है उस पर कि आपको ये मिनिस्ट्री मिली है, और उस मिनिस्ट्री के साथ ही आपका ज्वाइनिंग लेटर भी अटैच होकर आ जाएगा। फिर आपको सीधे उस ज्वाइनिंग लेटर के बिहाफ पर अपने कंसर्न जो भी मिनिस्ट्री आपको मिली होगी उसके एडमिन डिवीजन में जाएंगे और जाकर अपना ज्वाइन कर लेंगे, और आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, और आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। आप ज्वाइनिंग करने जाइएगा तो कोशिश करिएगा कि 12 बजे से पहले ही ज्वाइन करें, क्योंकि 12 बजे से पहले की जो ज्वाइनिंग होती है वो फोरनून में काउंट होती है। जैसे मान के चलिए आप 10 तारीख को ज्वाइन करने गए, तो 12 बजे से पहले जाइएगा, यानी फोरनून में। क्योंकि अगर आप 12 बजे के बाद जाएंगे तो आप आफ्टरनून में ज्वाइन करेंगे, आफ्टरनून में आपकी ज्वाइनिंग मानी जाएगी, और आफ्टरनून में आप ज्वाइन करेंगे तो आपको उस दिन की सैलरी मिलेगी नहीं। तो ये चीज का आप जरूर ध्यान रखें, आप फोरनून में ज्वाइनिंग करें, क्योंकि आप आफ्टरनून ज्वाइन करें तो एक दिन के आपके पैसे का नुकसान तो हुआ ही ना। तो ये एक नॉलेज मैं आपको दे देता हूँ जो मेरे पास है स्पेशली, ठीक है। जरूर ध्यान रखिएगा, 12 बजे से पहले ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको उस दिन के पैसे का नुकसान बिल्कुल ना हो। तो आपको समझ में आ गया हो कि आपकी फाइनल सिलेक्शन के बाद क्या प्रोसेस रहने वाली है। सिंपल, आप डीवी कराएंगे 15 से 20 दिन बाद, उसके बाद आपकी मिनिस्ट्री एलोकेशन की लिस्ट और साथ में ही उसके ज्वाइनिंग लेटर अटैच होकर आ जाएगा, और फिर उसके बाद आपको सीधे अपने मिनिस्ट्री में जाकर ज्वाइन करना है, आपकी नौकरी चालू हो जाएगी, ठीक है ना। और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से वो तो आपको पता ही होगा, 10th 12th की मार्कशीट आपका, और आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी चीजें अपनी जो तो नॉर्मल चीजें, उसमें ऐसा कुछ बताने लायक है नहीं। तो ये चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब ज्वाइनिंग में टाइम कितना लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैक्सिमम 2 मंथ्स, 2 महीने के अंदर अंदर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। मान के चलो 10 जुलाई तक अगर रिजल्ट आ जाता है तो अगस्त लास्ट तक ज्वाइनिंग आपकी 100% हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा आपका जल्दी प्रोसेस चल रही है ज्वाइनिंग की, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा है आपका कि पोस्टिंग कहां पे होगी। पहला पॉइंट क्लियर कर दिया, अब हम देखेंगे कि आपकी पोस्टिंग कैसे होगी और कहां पर होगी, ठीक है। तो देख रहे थे जल्दी से, तो देखिए
सबसे पहले तो मैं आपको बाइफरकेशन बता देता हूँ कि बाइफरकेशन क्या होता है। सबसे ऊपर तो क्या है, मिनिस्ट्री होती है, सबसे ऊपर आपकी मिनिस्ट्री होती है। अब ऐसा हो सकता है कि एक मिनिस्ट्री में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, काफी सारी ऑटोनोमस बॉडी होती है, ठीक है, और बहुत सारे काफी सारे ऑफिसेस होते हैं एक मिनिस्ट्री के। तो आपकी जो पोस्टिंग है वो कोर मिनिस्ट्री में भी हो सकती है और उनके अटैच्ड ऑफिस ऑटोनोमस बॉडीज, इनमें भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, पहले आपको मिनिस्ट्री एलोकेट होती है, फिर आप एडमिन डिवीजन में जाते हैं, तो उसके बाद आप सभी का एक पोस्टिंग ऑर्डर निकलता है कि हाँ आपकी पोस्टिंग यहाँ पर की जा रही है। जैसे हमारा डीओपीटी है, डीओपीटी के अंदर डीएआरपीजी भी है, एक डीएआरपीजी, और एक डिपार्टमेंट ऑफ पेंशंस भी है, पेंशंस भी अलग से, एसएससी भी हमारे अंडर ही आता है। तो ये सारे डिपार्टमेंट है, बच्चों को कोर डीओपीटी मिलता है, उसके बाद ये सारे डिपार्टमेंट मिलते हैं अगर उनकी पोस्टिंग इनमें से होनी होती है तो। अब बात आती है, ये तो मैंने आपको एक चीज बता दी, अब आती है दूसरी चीज। देखिए एक जो डिपार्टमेंट होता है, जहाँ मिनिस्ट्री होती है, वो काफी बड़ी होती है और उसको चलाने के लिए बहुत छोटी छोटी यूनिट चाहिए होती हैं, और उन्हीं छोटी छोटी यूनिट्स को हम बोलते हैं सेक्शंस। इन सेक्शंस में ही हम लोग काम करते हैं। अब जैसे कुछ सेक्शन तो होते हैं, आपके कॉमन सेक्शन होते हैं, यानी ये सेक्शन आपको हर मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट में मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन कुछ सेक्शन ऐसे होते हैं ये स्पेसिफिक होते हैं। अब ये क्या चीज है, अब देखिए स्पेसिफिक सेक्शंस क्या होते हैं, ये सेक्शन डिपेंड करते हैं कि उस मिनिस्ट्री का आपका वर्क कल्चर कैसा कैसा है। जैसे हमारी मिनिस्ट्री है डीओपीटी, डीओपीटी क्या काम करती है, जो भी पर्सनल्स है उनके रिक्रूटमेंट रूल्स बनाती है, साथ में उनकी ट्रेनिंग भी ऑर्गेनाइज करती है। देखा होगा आपने, जितने भी आपके कार्मिक नियम लागू होते हैं वो सारे डीओपीटी के होते हैं, छुट्टी वगैरह, एलटीसी, टीएटी का सारे रूल डीओपीटी बनाती है। तो यही काम है हमारा। तो और इसके साथ ही हमारी ऑल इंडिया सर्विस है, उनकी कैडर भी मैनेज करती है डीओपीटी, साथ में सीएसएस का सीएसएस कैडर और सीएससीएस, ये 3 कैडर को भी मैनेज करती है। तो ये सारे काम डीओपीटी करती है, इसलिए ये इससे रिलेटेड सेक्शन ही हमारे डीओपीटी में पाए जाते हैं। जैसे कि एआईए सेक्शन है, ऑल इंडिया सर्विस वाला हो गया, एबीडीए विजिलेंस केसेस को देखता है, ये पर्सनल पॉलिसी, जितनी भी पर्सनल्स यानी हम एम्प्लॉय से रिलेटेड पॉलिसी बनती है वो सारी बनती है, और ये ट्रेनिंग से रिलेटेड है, आई गॉट कर्मयोगी पोर्टल, जिस पर आकर आपको ट्रेनिंग करनी होगी, ठीक है। अब ये तो होगा स्पेसिफिक सेक्शन। अब हो गई ये कॉमन सेक्शन हो गई, यानी ये आपको हर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में मिलेंगे ही मिलेंगे। एडमिन, यहाँ पर ट्रांसफर पोस्टिंग से रिलेटेड काम होता है। आप जब भी जाएंगे मिनिस्ट्री में ज्वाइन करें तो आप एडमिन में ही जाकर ज्वाइन करेंगे, कहीं कहीं इसको एस्टेब्लिशमेंट भी बोलते हैं, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। और कैश सेक्शन होता है, यहाँ पर आपकी सैलरीज बनती हैं, आपके बिल्स वगैरह क्लियर होते हैं। जैसे मेरी पोस्टिंग अभी कैश सेक्शन में ही है और मैं सैलरी से रिलेटेड ही काम करता हूँ। अब आता है उसके बाद विजिलेंस हो गई, आपको हर मिनिस्ट्री में मिलेगा, जहां आपके विजिलेंस केसेस चलते हैं। पार्लियामेंट सेक्शन, जो इस मिनिस्ट्री और पार्लियामेंट के बीच कोऑर्डिनेट करती है, और आरटीआई सेल, ये हर किसी मिनिस्ट्री में पाए जाते हैं आपको। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपकी पोस्टिंग कहाँ होने वाली है। अब देखिए ये सारे सेक्शंस हैं, इन सेक्शंस में आपके एएसओ भी मिलेंगे, एसओ भी मिलेगा, फिर यूएस मिलेंगे, डीएस, डायरेक्टर, यानी पूरी हायरार्की मिलेगी। हर सेक्शन के लिए हर पूरी हायरार्की होती है। तो आपकी जो पोस्टिंग होगी वो इन सीनियर ऑफिसर्स के साथ होगी, यूएस, डीएस, डायरेक्टर, इन्हीं के एज अ पर्सनल स्टाफ आप काम करेंगे। एज अ पर्सनल स्टाफ जो भी ये लोग बोलेंगे आपको वो काम करना पड़ेगा। अब इसमें एक चीज और है, मान के चलिए उस मिनिस्ट्री में इतने ऑफिसर्स है ही नहीं, क्योंकि धीरे धीरे गवर्नमेंट स्ट्रेंथ कम कर ही रही है। मान लीजिए इतने ऑफिसर्स है ही नहीं, अब आप एक्सिस में आ गए, स्टेनोग्राफर हो गए एक्सिस में, तो फिर क्या करते हैं उनको फिर सेक्शन में ही पोस्ट कर देते हैं, सेक्शन में बिठा लेंगे उनको और एज अ डीलिंग हैंड काम कराएंगे। जैसे कि हमारे सेक्शन में 2-3 स्टेनोग्राफर हैं, वो किसी ऑफिसर से अटैच ना होकर हमारे सेक्शन में पोस्टेड है और एक एएसओ का ही काम कर रहे हैं, यानी जो काम हम करते हैं वही काम उनसे कराया जा रहा है, यानी उनको एक पर्टिकुलर सीट दे दी, हाँ भाई ये आप काम करिए। तो आप ये मानकर बिल्कुल मत चलिएगा कि आप अगर शॉर्ट हैंड सीख कर आ रहे हैं, आपने इतनी मेहनत की होगी शॉर्ट हैंड में, तो आपको यहाँ पर शॉर्ट हैंड ही करवाएंगे, डिक्टेशन करवाएंगे, नहीं, ऐसा अब तो नहीं होता, क्योंकि जब से चीजें ऑनलाइन हुई है इन चीजों की जरूरत खत्म सी होती जा रही है धीरे धीरे, लेकिन वैकेंसीज तो है, तो इसीलिए उनसे काम करा लेते हैं वो अपने सेक्शन में एज अ डीलिंग हैंड का, कहीं ना कहीं तो काम कराना ही है, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपकी पोस्टिंग कहाँ होने वाली है, एक डिपार्टमेंट आपका कैसा दिखता है, उसके क्या क्या बाइफर्केशन होते हैं। मैंने एकदम डिटेल में बता दिया आपको पूरा, इतना डिटेल मुझे नहीं लगता शायद कहीं पे होगा, क्योंकि कोई इतनी नॉलेज देना नहीं चाहता फालतू में, ठीक है ना। तो देखिए अब आगे की तरफ, अब मैंने आपको बता दिया
दो पॉइंट हमारे क्लियर हो गए कि आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी और प्रोसेस आफ्टर फाइनल सिलेक्शन। अब हम देखेंगे वर्क प्रोफाइल क्या होती है। वर्क प्रोफाइल तो आपको पता ही होगा कि क्या होती है। आप एज अ पर्सनल स्टाफ होते हैं किसी भी ऑफिसर का। देखिए अब ऐसा क्यों होता है, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि अगर कोई एक ऑफिसर है तो उसका मेन काम, जो उसका मेन फोकस होना चाहिए वो पॉलिसी मेकिंग पर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो अपने फालतू के कामों में, बाहर के कामों में उलझा हुआ है, जिन कामों का इतना उसके लिए रेलेवेंस नहीं है उनमें उलझा हुआ है, तो उसकी कहीं ना कहीं एफिशिएंसी हैम्पर होगी ही होगी। तो इसलिए उसको एक पर्सनल स्टाफ दे दिया जाता है कि भाई ये आपका स्टाफ है, आपका ध्यान होना चाहिए पॉलिसी मेकिंग में, बाकी काम आप इनसे करवाइए बाहर का। तो यही काम होता है स्टेनोग्राफर का, मेन जो काम होता है वही इसमें लिखा हुआ है। अब ये जो मैंने लिया है वो आपका सीएसएमओपी से लिया है। सीएसएमओपी हमारी एक धार्मिक पुस्तक है, मतलब वो उसके लिए है, हमारी सर्विस के लिए। जो हमारी सीएसएस है पूरी, सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज, वो सीएसएमओ पे ही काम करती है। सेंट्रल सेक्रेटरीट मैनुअल ऑन ऑफिस प्रोसीजर, इसी बुक पे आधारित जितने भी इसमें सारे रूल्स लिखे हुए हैं इसी पर काम करती है। उसी में से मैंने ये लिया है कि वर्क प्रोफाइल क्या होगी प्राइवेट सेक्रेटरी, पीए और स्टेनोग्रेटरी की। क्योंकि आप स्टेनोग्रेटरी ज्वाइन करेंगे तो पीए भी आप बनेंगे, प्रमोट होगे, पेपर देंगे, उसके बाद पीएस भी बनेंगे, तो उनकी सबकी एक ही है। अब देख लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसमें क्या है। देखिए टेकिंग डिक्टेशन एंड ट्रांसक्राइबिंग, यानी ये तो आपका सबसे फर्स्ट वर्क हो गया कि डिक्टेशन करना, लेकिन ये इतना काम अब बचा नहीं है। बचा भी है तो ज्यादातर इंग्लिश जो वाले बच्चे होंगे उनके लिए काम आएगा, हिंदी वालों के लिए तो ये नहीं आएगा क्योंकि सारे लेटर्स वगैरह मोस्टली आपके इंग्लिश में ही बनते हैं। तो ये काम आपका काफी कम रहेगा डिक्टेशन का। मेन काम आपका ये रहेगा हैंडलिंग टेलीफोन कॉल्स, रिसीविंग विजिटर्स, जो भी बाहर से विजिटर्स आएंगे उस ऑफिसर से मिलने, उनको आप रिसीव करेंगे, वो आप सबसे पहले आपसे ही मिलेंगे। मैं जो काम करता हूँ वो आपका जितने भी 110 लगभग 110 ऑफिसर है हमारे ग्रुप ए के क्लास 1 के ऑफिसर, उनका ही काम संभालता हूँ। तो मुझे भी जब भी किसी हायर ऑफिसर से बात करनी होती है उसके काम से रिलेटेड, तो मैं उनसे बात नहीं करता डायरेक्ट, मैं भी उनके पीएस पीए स्टेनो वगैरह से बात करता हूँ, वो ही अपने सर तक आगे पहुंचाते हैं। तो जो भी विजिटर्स आएंगे वो सबसे पहले आकर आपसे ही मिलेंगे, उनके टूर प्रोग्राम सारे, उनके कब उनको कहाँ जाना है, क्या करना है, उनकी पूरी डायरी मेंटेन करनी होगी आपको। मेंटेनिंग द पेपर्स रिक्वायर्ड टू बी रिटन बाय द ऑफिसर, मेंटेनिंग एंगेजमेंट डायरी, यानी समझ गए होंगे आप, सारा उसका पर्सनल काम आप करेंगे क्योंकि आप ही उसका पर्सनल स्टाफ है। हैंडलिंग कॉन्फिडेंशियल एंड सीक्रेट लेटर्स, डार्क फाइल्स के सारे, पार्लियामेंट्री वर्क उनका सारा, सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, मीटिंग्स वगैरह ऑर्गेनाइज करना, सारा काम आपको करना होगा उनका। और इससे भी बाहर कोई काम आपका है नहीं। तो आप काम देखकर समझ पा रहे होंगे कि इतना भारी भरकम काम तो है नहीं, बहुत नॉर्मल काम है, बहुत ही ज्यादा नॉर्मल काम है। एक एएसओ से तो काफी अच्छा काम है। एएसओ में मतलब काफी जिम्मेदारी बढ़ जाती है थोड़ी, यहाँ पर इतनी ज्यादा जिम्मेदारी रहती नहीं है क्योंकि इतना दिमाग आपको मार रहा नहीं है, आपको सिंपल काम करना है। ठीक है, तो ये पूरी वर्क प्रोफाइल है आपकी स्टेनोग्राफर की। और ये यहीं पे नहीं है, हर जगह आपका यही काम होता है स्टेनोग्राफर का। कोर्ट वगैरह में डिक्टेशन का काम ज्यादा है, बाकी काम सेम यही है। तो ये मैंने थोड़ा सा शॉर्ट करके लिख दिया है। आप जो काम करेंगे यूएसडीएस डायरेक्टर इनके साथ काम करेंगे और हायर पर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। साथ में डिक्टेशन, नोट मेकिंग, मिनट्स मेकिंग, हैंडलिंग फाइल्स, ईमेल्स, मीटिंग्स, डायरी मेंटेनिंग, रिकॉर्ड्स। तो ये आप पढ़ सकते हैं पूरा पूरा, मैंने डिटेल में एकदम लिख दिया है क्या वर्क प्रोफाइल रहेगी आपकी। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कैसे हम चल रहे हैं। हम पॉइंट बाय पॉइंट सारा कवर करते जा रहे हैं ताकि आपको एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में समझ में आए। चलो आगे देखते हैं। अब आता है पर्क्स कि क्या क्या पर्क्स है हमारे इस वाली मिनिस्ट्री, यानी इस वाले कैडर थे, CSS कैडर, सेंट्रल सेक्रेटरीट स्टेनोग्राफर सर्विसेज। देखिए ये जो पर्क्स है वो सारे बिल्कुल सीएसएस की तरह ही है, ऐसा नहीं है सीएसएस अलग कर दिया ना CSS अलग कर दिया, बस कैडर अलग है, बाकी सारी सर्विसेज, सारी सुविधाएं होंगी वो सारी आपकी सेव रहेंगी। पोस्टिंग वगैरह, ट्रांसफर वगैरह सब एक जैसे है। प्रमोशन में थोड़ा सा डिफरेंस है बस, बाकी प्रमोशन भी बहुत अच्छा है स्टेनोग्राफर का, ऐसा नहीं है। तो ये सारे भैया आपके सीएसएस वाली आपके पूरे पर्क्स है सारे। नहीं, पहला तो फिक्स्ड रूटीन ही है कि आपका तो कोई भी लेट सिटिंग नहीं होगी, आपकी सिंपल 9 बजे जाइए, आप 5:30 1 बजे आ जाइए। हालांकि 9 बजे कहते हैं लोग, पहुंचते आपके 10 बजे तक ही है, लेकिन 9 बजे तक आने का प्रावधान है गवर्नमेंट की तरफ से, 5:30 तक का कोई लेट सिटिंग नहीं होती। सिर्फ जब इमरजेंसी ना हो तभी आपको रोका जाएगा, अदरवाइज आपको नहीं रोका जाएगा। बाई चांस ऑफिसर ही रुका हुआ है किसी मीटिंग की वजह से, वो कभी कभार होता है, ज्यादातर ऑफिसर अपने टाइम टू टाइम आते हैं, टाइम टू टाइम चले जाते हैं। बाकी सेक्रेटरी, एएस, जेएस जो आईएएस वगैरह होते हैं वो ज्यादा देर तक रुकते हैं। बाकी जो प्रमोटेड लोग होते हैं वो इतना नहीं रुकते, वो अपना चिल रहते हैं आराम से। तो आपके लगभग आप मान के चलिए साल में ज्यादातर दिन आपका फिक्स्ड रूटीन ही रहेगा। सिर्फ इमरजेंसीज के केसेस में आपको रोका जा सकता है, कोई सेंसिटिव वर्ग है, कोई कोर्ट केस आ गया,
कोई इंपॉर्टेंट आरटीआई वगैरह आ गई, अपील वगैरह आ गई, तभी आपको रोका जाएगा। जैसे कैश सेक्शन में हमारे मार्च क्लोजिंग होती है तब रोका जाता है, नहीं तो आराम से चाहिए अपना, कोई रोक टोक नहीं है। और बाकी आपकी लाइफ टाइम पोस्टिंग दिल्ली रहेगी, दिल्ली से बाहर आप कभी जाएंगे नहीं, हमेशा आपका यही रहेगा। और आपके एकदम रूम्स जो है वो बिल्कुल एकदम वेल फर्निश्ड है, एकदम एसी लगा हुआ है, आपको सारी सुविधाएं होती है, चाय नाश्ता। आप अगर पर्सनल स्टाफ है किसी ऑफिसर का तो आपके पास तो एक एज ये भी है कि आपके पास चाय नाश्ता अच्छा आएगा, एएसओ के पास तो नहीं आता। लेकिन स्टेनो और जो पीएस वगैरह होते हैं उनके पास पूरी अथॉरिटी रहती है, वो तो अपना कैंटीन से मांगे मस्त खा पी रहे, तो ये भी अच्छा वो है अपना। व्हाइट कलर जॉब है अपना, पीस है, पीस ऑफ माइंड, भाई ये बहुत जरूरी है। पैसा तो आदमी कमा भी लेगा लेकिन पीस ऑफ माइंड नहीं मिल पाता है, तो ये बहुत जरूरी है। ये वाला आपको पूरा देखने को मिलेगा। करप्शन है नहीं हमारे सीएसएस में बिल्कुल भी। लड़कियों के लिए सबसे अच्छी नौकरी है ये। और आप अगर आगे भी अगर जाके कोई पोस्ट प्रेफरेंस भरेंगे भी तो बाकी डिपार्टमेंट को छोड़ के आप इसी वाले को लीजिएगा, क्योंकि बाद में लोग इसको रिग्रेट करते हैं। किस वजह से? पीस ऑफ माइंड की वजह से। ठीक है, बेस्ट जॉब ऑफ गर्ल्स, फिक्स रूटीन है और वर्क लाइफ बैलेंस आपका कुछ है नहीं, आराम से मतलब आइए जाइए। सैलरी भी अच्छी खासी है, 2400 ग्रेड पे की सैलरी है। और सोशल रिस्पेक्ट तो है भाई, क्योंकि भाई सचिवालय में काम कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं। कोई अच्छी आपको मिनिस्ट्री मिल गई, जैसे होम मिनिस्ट्री मिल गई, तो वहां के भी आप स्पेशल पर्क्स उठा सकते हैं। ठीक है ना। और हैवी वर्कलोड तो है ही नहीं। एएसओ में वर्कलोड है लेकिन स्टेनो में नहीं है, स्टेनो में कोई वर्कलोड नहीं है। बहुत ही सिंपल काम है आपका, आराम से आप जो भी जीवन में करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। जैसे यूपीएससी की प्रिपरेशन ज्यादातर लोग यही करते हैं। बाकी आप स्टेनो ग्रेड डी आपने ज्वाइन किया है तो आप ग्रेड सी के लिए भी प्रिपेयर करेंगे तो आपको आराम से टाइम मिलेगा पढ़ने का, ऐसा कोई इशू इसमें है नहीं। ठीक है ना। तो ये सारे वही पार्क्स है जो हमारे सीएसएस के चलते हैं, तो इसमें कोई भी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब आते हैं आगे की तरफ, प्रमोशन की तरफ। ये बहुत जरूरी है हमारे, क्योंकि भाई किसी डिपार्टमेंट में प्रमोशन कितने हैं, कितने फास्ट है, उसी से डिपेंड करता है कि हमारे उस डिपार्टमेंट में फ्यूचर कैसा रहने वाला है। जैसे देखिए, आप ज्वाइन करेंगे, वो स्टेनो ज्वाइन करेंगे, स्टेनो ग्रेड डी, स्टेनो ग्रेड डी आप ज्वाइन करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका पहला प्रमोशन होगा किस पोस्ट पर? ये होता है 2400 ग्रेड पे की पोस्ट होती है, लेवल 4। उसके बाद आपका पहला प्रमोशन होगा पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट पर, जो कि एक लेवल 7 की पोस्ट होती है। डायरेक्ट तो लगते नहीं लेवल 7 डीओपीटी में, प्रमोट होके ही जाते हैं। और ये जो फर्स्ट प्रमोशन होगा वो आपका डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू होगा। आपको डिपार्टमेंटल एग्जाम देना होगा, काफी सिंपल एग्जाम होता है, इतना ज्यादा इसमें कुछ नहीं आता। आराम से अगर आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई की है तो आप आराम से क्लियर कर जाते हैं। और आपको पता है कि ये डिपार्टमेंटल एग्जाम आपका एसएससी लेता है। जो हमारा एसओ वाला एग्जाम होता है वो तो यूपीएससी लेता है, लेकिन ये वाला एसएससी लेता है। और ये पहला प्रमोशन होगा आपके 6 साल में। 6 साल में आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और अगर आप उस एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं तो आपका पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट पर प्रमोशन हो जाता है। उसके बाद आपका अगला प्रमोशन होता है पीएस, प्राइवेट सेक्रेटरी की पोस्ट पर। इसको बोलते हो क्या? प्राइवेट सेक्रेटरी। प्राइवेट सेक्रेटरी ये लेवल 8 की पोस्ट होती है। काम में इनका कोई भी चेंज नहीं है, काम इन सबका सेम है, वो मैं आगे बताऊंगा थोड़ा सा। अगला प्रमोशन होगा आपका पीएस की पोस्ट पर, ये भी 3 साल में होता है। इसके लिए भी आपको एक डिपार्टमेंटल एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आपका जो अगला प्रमोशन होता है वो होता है पीपीएस की पोस्ट पर। इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी। प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी। ठीक है, और इसमें जितना टाइम लगता है आपका लगभग 6 से 7 साल आपको लग ही जाते हैं। पहला प्रमोशन 6 साल में, उसके बाद 3 साल में, फिर उसके बाद सारे प्रमोशन 6 से 7 साल में होते जाते हैं। ये तो आपका नॉर्मल टाइम है। और बाकी डिपेंड करता है आपका प्रमोशन कैसे होगा कि ऊपर कितनी वैकेंसीज खाली हैं। जितनी ज्यादा ऊपर वैकेंसीज खाली होंगी उतनी जल्दी नीचे से लोग प्रमोट होते जाते हैं। और ऊपर वैकेंसीज ही खाली नहीं है तो प्रमोशन कैसे होंगे आप ही बताइए। ठीक है ना। उसके बाद आपकी जो प्रमोशन होती है वो भी 6 से 7 साल में होती है। सीनियर पीपीएस, इसको बोलते हैं सीनियर प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी। ठीक है, फिर उसके बाद आप बनते हैं लास्ट में प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर। प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर, इनके नाम थोड़े भारी भरकम से हैं, तीनों के नाम भारी भरकम है, लेकिन इनके काम में कोई डिफरेंस नहीं है, काम इनका सबका सेम रहता है। बस डिफरेंस ये, जो नीचे के लोग होते हैं ना, इनकी पोस्टिंग यूएसडीएस तक ही होती है, यूएसडीएस डायरेक्टर। ठीक है, लेकिन इन लोगों की जो पोस्टिंग होती है वो सीनियर ऑफिसर्स के साथ होती है। जैसे कि आपका ज्वाइंट सेक्रेटरी हो गया, एडिशनल सेक्रेटरी हो गया,
सेक्रेटरी हो गया उस डिपार्टमेंट का, या फिर मिनिस्टर हो गया, इनके साथ होती है इनकी पोस्टिंग बस। बाकी और काम में कोई डिफरेंस नहीं है। जो ये काम करते हैं स्टेनो, वही ये काम करते हैं पीएसओ, बस सीनियर ऑफिसर के साथ होते हैं, और बाकी डिफरेंस कोई भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं प्रमोशन आपके किस तरीके से होने वाले हैं, और प्रमोशन के हिसाब से काफी अच्छी पोस्ट है, प्रमोशन अच्छे खासे हैं। ये नहीं आपका स्टैग्नेशन है इसमें कि बहुत से डिपार्टमेंट में तो आपको स्टैग्नेशन सा हो जाता है, यानी स्टेनो के बाद पीए बने, उसके बाद पीएस बन के रह गए, पीपीएस ही नहीं बन पाए। ऐसा नहीं है हमारे सीएसएस में, एएसओ में भी अच्छे प्रमोशन है और स्टेनो में भी अच्छे प्रमोशन है। और बाकी जो तीसरा कैडर है हमारा सीएससीएस का, सेंट्रल सेक्रेटरीट क्लरिकल सर्विस, ये तो खत्म ही हो गया है, मतलब इसमें रिक्रूटमेंट नहीं होती, दो ही कैडर में होती है, सीएसएस में और सीडब्ल्यूएस में। बाकी इन दोनों के कैडर को मर्ज करने की भी बात चल रही है, लेकिन देखते हैं वो होती है नहीं होती। ये पूरा अलग कैडर है तो शायद ना होने दे है, बाकी गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है, वो आगे देखा जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया, सारे हम पॉइंट एकदम डिटेल में क्लियर करते जा रहे हैं ताकि आपके अंदर कोई भी डाउट ना बचे। अब आता है भाई सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट की सैलरी कितनी मिलेगी। देखिए आपकी दिल्ली में पोस्टिंग होनी है तो यानी आपको और किसी सिटी की सैलरी नहीं मिलेगी, एक्स सिटी की सैलरी मिलेगी, क्योंकि आपकी पोस्टिंग दिल्ली में, और आपको पता ही है एक्स सिटी 8-10 ही है, ज्यादा है नहीं। और एक्स सिटी में पोस्टिंग होने के आपके क्या फायदे हैं, आपको जो एचआरए हाउस रेंट अलाउंस है और ट्रांसपोर्ट अलाउंस है वो सबसे ज्यादा मिलता है। रेट क्या है, देखिए बेसिक पे आता है। अब ये जो पोस्ट है आपकी वो लेवल 4 की पोस्ट है, स्टेनोग्रेड की, और लेवल 4 का बेसिक पे क्या होता है 25,500 रुपए। उसके बाद आपका डीए लगेगा, डीए अभी 55% चल रहा है। मैं ये एकदम करंट पे स्लिप निकाल रहा हूँ आपकी, करंट पे मान के चल सकते हैं जून 25, क्योंकि जुलाई में आपका डीए भी लग जाता है तो उसमें बढ़ जाएगी आपकी। तो अभी डीए 55% चल रहा है, जून में 14,025 रुपए जुलाई से लगेगा, लेकिन उसकी अनाउंसमेंट होती है अक्टूबर में जाके। एचआरए आपको चूंकि एक्सिटी है सबसे ज्यादा यहीं पे होता है एचआरए, तो 30% मिलता है, बेसिक पे का 30%, बेसिक पे का 30%, 7560 रुपए। ट्रांसपोर्ट एक्सिटी के लिए ट्रांसपोर्ट का जो फॉर्मूला होता है 3600 रुपए प्लस डीए की करंट रेट, डीए की करंट रेट जोड़ देते हैं इसमें, यानी 3600 रुपए में डीए 3600 को 55% निकाल देंगे तो आपको 5580 आ जाएगा। टोटल करेंगे तो 52,755 रुपए आपकी ग्रॉस सैलरी हो गई, ग्रॉस सैलरी। और इसमें से डिडक्शन होगी, मेजर जो डिडक्शन होगी वो आपकी एनपीएस की होगी, और एनपीएस आपका कटता है बेसिक पे प्लस डीए का 10%, और 10% निकालेंगे इन दोनों का 10% कितना आएगा, लगभग 4,000 रुपए आएगा। 4,000 रुपए घटा दो आप, 48,000 रुपए आपकी इनहैंड सैलरी हो गई। चूंकि आप अगस्त में ज्वाइन करेंगे तो डीए भी बढ़ चुका होगा 2 से 3%, तो लगभग 49-50,000 रुपए आपको इनहैंड मिलने लग जाएगा। बाकी ये जो 4,000 कटता है इस पे गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करती है, इसका 1.4 टाइम 5600 रुपए गवर्नमेंट डालेगी इसमें, तो कितना हो जाएगा 5-4-9 लगभग 10,000 रुपए हो जाएगा। और 10,000 रुपए आप इसमें जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 58,000 रुपए सैलरी होगी आपकी, आपका एनपीएस जोड़ के, एनपीएस का गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन जोड़ के लगभग 58,000 सैलरी मिल गई। तो भाई आपको उस काम के लिए जो मैंने आपकी वर्क प्रोफाइल लिखी है उसके हिसाब से 58,000 रुपए काफी ज्यादा है आपकी, मतलब एक अच्छी खासी सैलरी है। तो सैलरी की भी आपको टेंशन नहीं लेनी है, आप इतने में अच्छे से बहुत अच्छे से सर्वाइव कर जाएंगे। और बाकी अमीर बनने के लिए सिर्फ सैलरी की जरूरत नहीं होती, आप उम्मीद करेंगे कि इसमें से इन्वेस्टिंग वगैरह भी स्टार्ट करेंगे। मैं तो आपको बहुत अच्छी सलाह देना चाहूंगा, पर्सनल सलाह देना चाहूंगा, यहाँ पे लिख देता हूं मैं क्या सलाह है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एक गलती कर देते हैं, जैसे ही उनकी नौकरी लग जाती है तो वो सोचते हैं यार अब तो हम पे पैसा आने लग गया, हम तो जो मर्जी आए वो करेंगे, एकदम पूरा खर्च करेंगे, अच्छे से करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हाँ अच्छी बात है, आप खर्च करिए, खर्च करने के लिए कमा रहे हैं, लेकिन आप स्टार्टिंग से ही इन्वेस्टिंग शुरू कीजिए, इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। और ये बात मेरे को तब समझ में आई जब मैंने आपने 3 साल खराब कर दिए, इसलिए अब जिनकी भी जॉब वगैरह लगती है तो मैं उनको मोटिवेट करता हूँ, हाँ भाई आपके पास सैलरी आने लग गई तो आप अपनी सैलरी का एक फिक्स्ड रेशियो में अपना इन्वेस्टिंग के लिए भी निकाल कर रखिए। और इन्वेस्टिंग कहाँ करें, इन्वेस्टिंग कहीं भी कर सकते हैं, सबसे अच्छा जो तरीका है आजकल वो म्यूचुअल फंड का ही है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग कीजिए जहां आपको इतना दिमाग नहीं मारना पड़ता। जो भी अच्छे म्यूचुअल फंड वगैरह है आप उनमें अपना पैसा स्टार्टिंग से ही इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद आपको रिग्रेट नहीं रहेगा कि हाँ भाई हमने स्टार्टिंग से इन्वेस्ट करना शुरू किया है। और जो भी अमीर बनते हैं लोग वो यहीं से बनते हैं। सैलरी सिर्फ आपको किसके लिए होती है, जीवन चलाने के लिए होती है, इससे आप अमीर नहीं बनेंगे, अमीर आप यहाँ से बनेंगे। तो लगभग अपनी सैलरी का 20% आप इन्वेस्ट जरूर कराएं, 20%, और बाकी आप 80% आपके पास बचे उसको कुछ भी कर सकते हैं।
ये आपको स्टार्टिंग से ही निकालना है। तो ये मेरी सलाह आप जरूर मानिएगा, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आप अदरवाइज बाद में रिग्रेट करेंगे। क्योंकि मुझे भी अब लगता है कि मुझे लगभग 3 साल होने वाले हैं मेरे को, 1 साल में पोस्ट ऑफिस में, 2 साल CSS में। तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि काश मेरे को चीजें पहले पता होती, तो 3 साल में अच्छा खासा कॉर्पस खड़ा किया जा सकता था। इसलिए आपके लिए सलाह रहेगी कि आप स्टार्टिंग में से ही इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी सैलरी मैंने बता दी आपको। और सैलरी में जो मेन चीज है आपकी, वो आपका बेसिक पे तो है ही, उसके बाद आपका इंक्रीमेंट लगता है, साल में एक बार इंक्रीमेंट लगता है। ठीक है, अगर मान के चलिए आप अगस्त में ज्वाइन कर रहे हैं ना, अगस्त में आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो इंक्रीमेंट लगने के लिए आपकी 6 महीने की सर्विस जरूरी है। तो आपके अब ये जो इंक्रीमेंट लगता है 1 जनवरी से लगता है या लगता है 1 जुलाई से, और आपकी 6 महीने की सर्विस जरूर होनी चाहिए। अगस्त में आप ज्वाइन कर रहे हैं तो 1 जनवरी को इंक्रीमेंट लगने से पहले आपके 6 महीने तो होंगे नहीं, इसलिए आपका इंक्रीमेंट लगना स्टार्ट होगा 1 जुलाई से, और फिर हमेशा आपका 1 जुलाई को ही इंक्रीमेंट लगता रहेगा। तो साल में एक बार इंक्रीमेंट लगता है और 2 बार DA अनाउंस होता है। एक बार होता है आपका मार्च में होली के टाइम पे, और एक बार होता है आपका अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर में 2 बार आपका DA लगता है। तो मान के चल सकते हैं आपकी लगभग 5% सैलरी हर साल इंक्रीज होती है, 4 से 5%, इतना ही है। और ज्यादा ग्रोथ नहीं है गवर्नमेंट में, बस सुकून है, और आपकी एकदम सिक्योरिटी है कि नौकरी कहीं भी नहीं जाएगी। तो ये टेबल है, आप देख सकते हैं 2400 ग्रेड पे की, 25,500 पहला बेसिक पे, फिर 1 साल बाद आपका 26,300 हो जाएगा, ऐसे बढ़ता जाता है। इंक्रीमेंट एक लगता है साल में एक बार। तो ये हो गया आपका सैलरी का दूसरा पार्ट। ठीक है, सारा मैं बताता जा रहा हूँ। अब एक ये पे स्लिप देख सकते हैं, ये एक स्टेनोग्राफर है हमारी ऑफिस के DOPT के, इनका एक इंक्रीमेंट लग चुका है, क्योंकि ये 2022 बैच के या 23 बैच के हैं शायद। ठीक है, तो इनका इंक्रीमेंट लग चुका है। DA है इनका 55%, HRA 30%, ट्रांसपोर्ट, इनकी सैलरी बनी है 54,235 रुपए। ये डिडक्शन हो गया। मेन डिडक्शन आपका यही होगा NPS का, जो आपका पेंशन फंड होता है। बाकी आपका ये इंश्योरेंस का पैसा कटता है 30 रुपए का, ये सरकार आपका इंश्योरेंस करके रखती है, थोड़ा सा अमाउंट होता है, ज्यादा बड़ा इंश्योरेंस नहीं है। और ये हेल्थ सर्विसेज है, CGHS, यानी आप जब ज्वाइन करेंगे तो आपका CGHS कार्ड बनेगा, उस कार्ड को दिखाकर आप किसी भी CGHS एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में इलाज करवा सकते हैं। वहां जो फीस लगेगी वो आप दे देंगे, फिर उसके बाद जो बिल बनेगा वो आप अपने ऑफिस से रिएम्बर्स करवा लेंगे। तो ये आपकी डिडक्शन है 4,357, घटा देंगे तो इन हैंड पे आ गई 49,878 रुपए। अगर आपका एक इंक्रीमेंट ना लगा होता तो आपकी लगभग वही 48,000 रुपए सैलरी बनती। ठीक है, ये आपकी पे स्लिप मैंने दिखा दी। चलो फिर आगे चलते हैं। अगला है आपका पोस्टिंग एंड ट्रांसफर। मैंने आपको ये तो बता दिया कि आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी, किसी भी डिपार्टमेंट के, किसी भी सेक्शन के, किसी भी ऑफिसर के पास आपकी पोस्टिंग होनी है। ठीक है, होगी सारी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज में ही सारी पोस्टिंग होगी। चूंकि अभी मिनिस्ट्री जो है आपकी अलग अलग जगह पर फैली हुई है, कोई लोकनायक भवन में है, कोई कृषि भवन में है, कोई शास्त्री भवन में, कोई कहीं है, अलग अलग जगह मिनिस्ट्री है, कोई नॉर्थ ब्लॉक में है, कोई साउथ ब्लॉक में। लेकिन गवर्नमेंट का जो एक प्लान है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जिसमें आपका एक कॉमन सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग बन रही है, वहां पर आपकी सारी मिनिस्ट्री कुछ ही समय में, आपकी 2 से 3 साल में सारी मिनिस्ट्री शिफ्ट हो जाएंगी। तो बस आपका फ्लोर चेंज होगा, आप बिल्डिंग एक किसी फ्लोर पर है, आपकी मिनिस्ट्री चेंज हो गई तो आप दूसरे फ्लोर पर आ गए, बाकी आप कहीं भी नहीं जाएंगे, उस बिल्डिंग से बाहर नहीं आएंगे। और जो कॉमन सेक्रेटेरिएट की मैंने फोटो यहाँ पर लगाई हुई है दोस्तों, तो देखो कुछ इस तरीके का दिखेगा। अभी तो आपने नॉर्थ ब्लॉक देखा ही होगा, एक लाल किले की सी तरह दिखता है। बाकी जो कॉमन सेक्रेटेरिएट होगा वो आपका कुछ इस तरीके से होगा, एकदम कॉर्पोरेट सेक्टर की तरह। ठीक है, तो चले, मैंने ये बता दिया कि आपकी पोस्टिंग है सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज में रहेगी, और आपकी जल्दी सारी मिनिस्ट्रीज एक ही बिल्डिंग के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, अब आती है ट्रांसफर की। ट्रांसफर आपकी सिर्फ मिनिस्ट्री चेंज होगी, और ट्रांसफर का जो फॉर्मूला है, मतलब वो जो रूल है, वो RTP के थ्रू होती है, रोटेशनल ट्रांसफर पॉलिसी। इसको क्या बोलते हैं? रोटेशनल ट्रांसफर पॉलिसी। ये हर किसी के लिए होती है, चाहे आप SO हो, ASO हो, USDS डायरेक्ट आप कुछ भी हो, RTP के तहत आपका ट्रांसफर होता है, और 8 साल में आपकी मिनिस्ट्री चेंज हो जाती है। बाकी ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि 8 साल में होगी ही होगी, आपकी जान पहचान है तो आप जल्दी भी करा सकते हैं, आप बहुत टाइम तक उसमें भी रुके रह सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो ये पोस्टिंग ट्रांसफर मैंने बता दिया कि कहाँ कहाँ आपकी होगी। आप दिल्ली से बाहर नहीं जाएंगे, बस आपकी मिनिस्ट्री चेंज हो जाएगी एक मिनिस्ट्री से दूसरी मिनिस्ट्री। तो आप मान के चल सकते हैं आप पूरी सर्विस के दौरान 5-6 मिनिस्ट्री तो आराम से देख ही लेंगे। ठीक है ना। अब देखो, ये है कुछ हमारा
फोटोज हैं हमारे नए सचिवालय की कॉमन सेक्रेटेरिएट के। तो ये हमारा कॉन्फ्रेंस रूम है डीओपीटी का, कुछ इस तरीके का है। और ये एसओ की सीट है, एसओ यूएस वगैरह। और ये जो सीट है भाई, ये है डीलिंग हैंड की, यानी एएसओ हो गए, स्टेनो हो गए। स्टेनो वगैरह तो क्या होते हैं, यूएस के पास ही बैठे होते हैं, यूएस के रूम में ही उनकी कुर्सी के पास में उनकी कुर्सी होती है। एएसओ वगैरह के लिए तो ये कुछ एक इस तरीके से होता है। अब तो काफी अजीब सा बन गया है, देखो एकदम कॉर्पोरेट सेक्टर की तरह लाइन बाई लाइन कुर्सियां रखी हुई हैं। अभी तो क्या है, हमारा एक अलग मतलब हमें स्पेस मिला हुआ है, एक मतलब बंद चारों तरफ से बंद है, हम उसमें बैठते हैं, काफी स्पेशियस भी है। अभी तो स्पेस भी खत्म हो गया और एक ही जगह पे काफी सारे बैठा देंगे यहाँ पे लोग। तो थोड़ा सा ये दिक्कत हो जाएगी, थोड़ी सी प्राइवेसी का उल्लंघन यहाँ पर किया जा रहा है हमारी सरकार के द्वारा, ठीक है। लेकिन बाकी देखने में तो ठीक ठाक ही लग रहा है। बाकी हम जाएंगे तब देखेंगे। स्टार्ट हो गया है हमारा डीओपीटी, इसमें शिफ्ट होना स्टार्ट हो गया है, तो देखते हैं। अभी तो नहीं हुआ है पूरा, कुछ ही सेक्शन हुए हैं, ठीक है ना। देखिए अब मैंने आपको बता दिया, ये हो गया। अब आता है आपका ट्रेनिंग पीरियड। अब हम देखेंगे ट्रेनिंग पीरियड क्या होता है, कैसा होता है इसका ट्रेनिंग पीरियड। जैसा आपने एएसओ का देखा हुआ है कि भारत दर्शन होता है, एएसओ में कुछ इसी तरीके से होता है, बस थोड़ा सा चेंज है। बाकी देखिए 2 वीक की आपकी ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है, ये आपकी आई गोट पर होती है, आई गोट कर्मयोगी। आई गोट कर्मयोगी एक पोर्टल है, इसका ऐप भी आता है, इस पर आपकी ट्रेनिंग होती है 2 वीक की। ये हो जाएगी आपकी ज्वाइन करने के बाद। बाकी उसके बाद होती है 4 वीक की ट्रेनिंग, ऑफलाइन ट्रेनिंग होती है, फिजिकल ट्रेनिंग, जिसके लिए आपको आईएसटी में जाना होता है, इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्रेटरी ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट। सीएसएस की सारी ट्रेनिंग, सीएसएस हो गया और सी ट्रिपल एस, इन सब की सारी ट्रेनिंग आईएसटीएम ही कंडक्ट करवाता है। अब ये ट्रेनिंग आपके तुरंत जाने के तुरंत बाद नहीं होती, एएसओ में तो क्या है वो ज्वाइन करने के बाद ही करा देते हैं 2 महीने के बाद, लेकिन स्टेनो में थोड़ा सा वो टाइम लेते हैं। हो सकता है आपकी जाने के बाद ही हो जाए, नहीं हो तो 1 साल बाद हो। जब अब देखिए जैसे कि अभी जो ट्रेनिंग चल रही है वो स्टेनोग्राफर में 2022 बैच वालों की चल रही है। एएसओ में तो वो पेंडिंग नहीं देते, वो हाल जल करा देते हैं, लेकिन स्टेनोग्राफर में वो पेंडिंग रखते हैं। अभी 22 वालों की चल रही है, क्योंकि 22 का बैच ही बहुत बड़ा था, तो उन्हीं का ही चल रहा है अभी तो। बाकी देखते हैं आपकी ट्रेनिंग कब होगी, लेकिन होगी आपकी 4 वीक की। और इन 4 वीक में से 3 वीक तो आपकी क्लासेस चलेंगी, जैसे डेली क्लासेस हो गई, उसमें एग्जाम वगैरह भी होते हैं आपको कुछ, वो आपको एग्जाम क्लियर करने होते हैं, तभी आपका प्रोबेशन क्लियर होता है। क्योंकि आपको पता ही होगा कि आप प्रोबेशन पीरियड पर रहते हैं। जब भी आप किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्वाइन करेंगे तो 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहता है। इसका मतलब क्या होता है, 2 साल के लिए आप थोड़े से टेम्परेरी होते हैं, गवर्नमेंट जब भी चाहे आपको बिना किसी नोटिस के, प्रायर नोटिस के निकाल सकती है, ऐसा प्रोविजन है इसमें। लेकिन इससे डरना नहीं है, ये सिर्फ ऐसे ही है, कोई नहीं निकालता किसी को। एक बार गवर्नमेंट जॉब पर एंट्री हो गई तो मतलब पक्का है, मोहर लग गई उस पर कि अब कोई नहीं निकाल सकता। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है, उसको क्लियर करने के लिए आपको ये आईएसटीएम वाली ट्रेनिंग मैंडेटरी है, इसको करना पड़ेगा। और उसमें जो एग्जाम वगैरह है उनको क्वालिफाइड करना पड़ेगा, और एग्जाम काफी इजी होते हैं। आप फेल भी हो जाएंगे तो जबरदस्ती आपको पास करा देंगे, ऐसा एग्जाम होता है हमारा, ठीक है। 3 वीक की आपकी फिजिकल क्लासेस रहेंगी, मतलब 4 वीक की रहेंगी, जिसमें से 3 वीक क्लासेस और 1 वीक रहेगा आपका, जो मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। डेली क्लासेस, एग्जाम, प्रेजेंटेशन वगैरह आपको देनी पड़ेंगी, और अदर एक्टिविटीज भी चलती रहती है, गाना, नाचना, बजाना, ये सब चलता रहता है। एक दिन आपका स्पोर्ट्स डे भी ऑर्गेनाइज होता है, स्पोर्ट्स वगैरह खिलाए जाते हैं आपको। एक दिन पार्लियामेंट विजिट भी होती है, जो भी आपकी नई और पुरानी पार्लियामेंट है वो भी आपको ले जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है आपका 3 वीक। और बाकी जो 1 वीक बच गया उसमें होता है आपका भारत दर्शन। एएसओ में आपने सुना होगा 2 वीक का होता है, एएसओ में तो 2 वीक का होता है, इसमें भारत दर्शन प्लस विलेज अटैचमेंट दोनों होता है। लेकिन स्टेनोग्राफर में 1 दिन का 1 वीक का होता है। इसमें क्या होता है, आपका इंडिया के किसी भी एक पार्ट, एक कह सकते हैं सिटी चुन लेते हैं, उस सिटी के आसपास ही आपका जो भी मतलब फेमस डेस्टिनेशन होती है ना, टूर वाली, घूमने वाली फेमस डेस्टिनेशन होती है, वहां पर आपको ले जाया जाता है, और वहां पर आसपास की जगह आपको घुमा दी जाती है, और फिर उस पर आपको प्रेजेंटेशन भी बनानी पड़ती है, और वो प्रेजेंटेशन आपको दिखानी पड़ेगी कहाँ पर, आईएसटीएम में आके। तो प्रेजेंटेशन आपको देनी पड़ेगी। 1 वीक रहता है, अच्छा खासा रहता है, आपको काफी मजा आता है। आप होटल वगैरह में ठहरते हैं, खाने पीने का बढ़िया बंदोबस्त रहता है। सबसे मेन चीज तो हमारी ट्रेनिंग में होती थी खाना पीना। जब हमारी ट्रेनिंग हुई थी तो मुझे तो क्लासेस में मजा ही नहीं आता था, मुझे बस आता था मजा घूमने में और पेट भर के खाने में। तो खाने पीने के लिए आप हमेशा याद रखेंगे अपनी ट्रेनिंग को, एकदम पेट भर के ठूस ठूस के खिला देंगे वो। और जब भारत दर्शन वगैरह पे गए थे हम तो होटल वगैरह में ले जाते थे, तो भाई ये भी ऑर्डर कर रहे हैं, वो भी ऑर्डर कर रहे हैं, तो आतंक सा मचा देते थे हम तो, क्योंकि खुली छूट होती थी, कुछ भी खाइए, ठीक है ना। तो ये होता है आपका। और जो भारत दर्शन आपका ले जाते हैं, अगर वो दूर है तो आपको फ्लाइट से भी ले जाते हैं, तो आपको फ्लाइट से भी जाने का एक मौका मिल जाएगा। क्योंकि हम सबसे पहले तो फ्लाइट, पहली बार हम फ्लाइट इसी में बैठे थे,
अदरवाइज आपको बस वगैरह से ले जाते हैं, ट्रेन वगैरह, जो भी चीजें आपकी होती है अवेलेबल होगा द बेस्ट वो आपको करवा दिया जाएगा। इसके लिए आपको एडवांस भी मिल जाता है, 40,000 रुपए मिलते हैं आपको, उसमें से आपको खर्चा करना होता है, फिर आप जो बचेगा पैसा वो आप सरकार को लौटा देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ट्रेनिंग पीरियड। ठीक है, तो मोस्टली मैंने सारे पॉइंट क्लियर कर दिए। अब ये लास्ट पॉइंट बचा हुआ है अदर पर्क्स का, इसको और देख लेते हैं। ये जो पर्क्स है वो इसी के नहीं है, वो किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की लेवल 4 की पोस्ट होगी, कोई भी लेवल 4 की पोस्ट हो किसी भी डिपार्टमेंट में, उसमें ये सारे पर्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। सबसे पहले आपको सैलरी तो मिलेगी मिलेगी, सैलरी तो आपको मिलेगी मिलेगी। उसके बाद आपका क्या होगा, देखिए ग्रुप सी की पोस्ट है, ठीक है ना, ग्रुप सी की पोस्ट है, लेवल 4 की पोस्ट है आपकी, लगभग 50,000 सैलरी हो जाएगी आपकी। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो फैसिलिटी होती है वो आपकी इसमें सीजीएचएस की फैसिलिटी होती है। सीजीएचएस क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज, जो आपके 250 रुपए कटते हैं ना वो इसी चीज के कटते हैं। इसमें क्या होता है, आपका एक कार्ड बनता है सीजीएचएस कार्ड, वो आप जैसे ही ज्वाइन करेंगे तो आप एडमिन में जाके अप्लाई कर सकते हैं, वो आपका सीजीएचएस कार्ड बन जाएगा। उसको दिखाकर आप किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के सीजीएचएस एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करवाएंगे। जो भी सीजीएचएस रेट्स होंगे उस पर आपका बिल बनेगा, वो बिल आप पे कर देंगे। उसके बाद आप जाकर उस बिल को लगाएंगे अपने ऑफिस में, आपको वो पैसे सारा वापस मिल जाएगा। और जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ होती है, हेल्थ मिनिस्ट्री अगर आपको मिलती है तो आपका ये यहाँ पर कैशलेस रहेगा, यानी आप जाइए सीधे इलाज करा कर आ जाइए, आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो ये एक बेनिफिट है इस मिनिस्ट्री का। और बाकी मिनिस्ट्री का, हर मिनिस्ट्री का कुछ ना कुछ एक बेनिफिट होता है, स्पेशल बेनिफिट जो होते हैं वो आपको जाकर ही पता पड़ेगा, पर हर किसी का होता ही होता है। ठीक है ना, अब जैसे कल्चर मिनिस्ट्री है आपकी, कोल मिनिस्ट्री है, वहां पर आपकी टूर वगैरह भी आपको घूमने फिरने का मौका मिल जाता है, क्योंकि मीटिंग्स वगैरह होती है ऑल ओवर इंडिया में। हमारे डीओपीटी में ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, कोई स्पेशल नहीं है, बस आपको काम करना है आके। कुछ चीजें यहाँ पर आपको अदर मिनिस्ट्रीज की तरह नहीं मिलेंगी। ठीक है, बाकी आपको एलटीसी मिलती है, साल में एक बार आपको घूमने का आने जाने का पैसा मिल जाता है आपका, और आपके जो डिपेंडेंट होंगे, आपके मम्मी पापा या आपके वाइफ या बच्चे होंगे, उनका आने जाने का पैसा मिल जाएगा बस, बाकी कुछ नहीं मिलता, सिर्फ आने का जाने का। और लेवल 4 के जो होते हैं वो एंटाइटल होते हैं एसी थर्ड एसी तक का टिकट आप करा सकते हैं, उसका पैसा आपको मिल जाएगा। बाकी ये चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस होता है, अगर आपके बच्चे हैं तो साल में एक बार आपको पैसा मिलेगा 33,750 रुपए एक बच्चे का, एक चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड का ही मिलता है। अगर 3 है तो तीसरे का नहीं मिलेगा, 2 का मिलेगा, और पर चाइल्ड 33,750 रुपए। अभी ये रेट चल रहा है, और 8th पे कमीशन के बाद ये बढ़ भी जाएगा। और बाकी छुट्टी भी मिलती है, अच्छी खासी छुट्टी आपको मिलती है, 30 EL मिल जाती है, 20 HPL मिल जाती है जिन पर आप मेडिकल के बेस पर लेते हैं, 8 CL मिल जाती है, 2 RH मिल जाती है। चलो 50 छुट्टी आपको साल में ये मिल गई। बाकी आपको सैटरडे संडे भी मिलते हैं, सैटरडे संडे आपका ऑफ रहता है तो वो भी आपका है। तो अच्छी खासी छुट्टी है, आप इनको जोड़ेंगे तो लगभग आपका आधा साल ये ऑफिस खुलता है। ठीक है ना, बाकी आपका एनपीएस तो है ही, पेंशन, आप पेंशन की आपको चिंता करनी नहीं है, आपका अच्छा खासा कॉर्पस बन जाएगा करोड़ों रुपए का, धीरे धीरे जो इकट्ठा होता जाता है। बाकी इस एनपीएस को आप बीच में निकाल भी सकते हैं, उसकी एक अलग रूलिंग है, उस पर हम शायद कभी और बात करेंगे। और क्या पर क्या आपको बोनस भी मिलता है, दिवाली बोनस भी मिल जाता है, इसका फिक्स्ड अमाउंट है 6,908 रुपए आपको साल में एक बार मिलते हैं, दिवाली के टाइम पे मिलते हैं। और उसके बाद आपको ऑनरेरियम भी मिलता है, एक ऑनरेरियम होता है ये मिलता है आपका 31 मार्च को मिलता है। और ये डिपेंड करता है, किसी मिनिस्ट्री में तो 2,500 रुपए मिलता है और किसी मिनिस्ट्री में 5,000 मिलता है, डिपेंड करता है। मैक्सिमम 5,000 की लिमिट है, इससे ऊपर आपको नहीं मिलेगा साल में एक बार। तो ये कुछ अदर पर्क्स होते हैं, जो आपकी बाकी बेनिफिट्स है वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है ना, तो उम्मीद कर रहा हूं कि मैंने तो बहुत सारा डिस्कस कर दिया, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ बता दिया। देखो ये पूरा हो गया, वर्क प्रोफाइल बता दी, प्रमोशन, सैलरी, पोस्टिंग, ट्रांसफर, ट्रेनिंग, अदर पर्क्स सब बता दिया, यानी आपको कोई भी डाउट इस वीडियो के बाद नहीं बचेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। तो थोड़ी सी एक दो चीजें और मेरी सुन लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। ये व्हाट्सएप चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर हम क्विज वगैरह अपलोड करते रहते हैं, तो आप ये अटेम्प्ट वगैरह कर सकते हैं अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। और ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है, यहाँ पर हम जीके वगैरह के फैक्ट्स डालते रहते हैं, जो भी हम सीखते हैं अपने जीवन में नया जीके के बारे में, करंट अफेयर्स के बारे में, वो यहाँ पर डालते थे। और अपडेट्स वगैरह भी यहाँ पे भी डलते ही हैं। और ये टेलीग्राम चैनल है हमारा, यहाँ पर हम जो भी क्लासेस लेते हैं उसकी पीडीएफ हम यहाँ पर प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है, और ये हमारा चैनल है एकेडमिक्स वाला, यानी अगर आपका कोई छोटा भाई बहन यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहा है, 10th या 12th,
तो उसको ये चैनल सब्सक्राइब जरूर करवाइए। यहाँ पर आपकी सारी क्लासेस चली रही हैं, फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश, साइंस, सारी क्लासेस चल रही हैं, तो आप इसको जरूर ज्वाइन करें। साइंस, साथ में हमारा जो 2.0 वाला चैनल है उस पर मैं तो हुई, साथ में जीके की भी क्लासेस चल रही हैं, तो उसको भी आप सब्सक्राइब करिए। मतलब ये वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और बाकी मैं मान के चलता हूँ आपने अगर पूरी वीडियो देखी सब्सक्राइब नहीं भी किया तो आपको जरूर मन करेगा सब्सक्राइब करने का, क्योंकि काफी सारी हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो ये सारा था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो था, एकदम पैक कर दिया था मैंने इन्फॉर्मेशन से पूरा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए।